Masses don't have confidence in the judiciary when people view judges as politicians who just wear the judge's robe. यानी अवाम को ऐसी अदलिया पर यकीन नहीं होता, ऐसी अदलिया पर एतमाद नहीं होता जब वो ये देखते हैं कि सियासतदानों ने, जजेस यानी सियासी ज़ाइम रखने वाले जजों ने सिर्फ जज का लिबास ही पहना हुआ है, वरना उनके अज़ाइम सियासी हैं, वो सियासत कर रहे हैं। ये रिमार्क मैं आपके सामने, ये रिमार्क्स जो हैं ये किसी अमेरिकन जूरिस्ट के नहीं है, किसी इंग्लिश माहिर कानून के नहीं है, किसी फ्रेंच लॉ मेकर के नहीं है, बल्कि ये रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज अत्तर मिरुल्लाह साहब के हैं, जिन्होंने ये सूबाई इंतखाबात के हवाले से एक केस की समाअत के दौरान ये इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। और बिल्कुल दुरुस्त ये ऑब्जर्वेशन है, पाकिस्तान में कई जजेस, कई सबका चीफ जस्टिस साहिबान मुकम्मल तौर पर सिर्फ उनका लिबास ही जजेस वाला होता था, रोब जज वाले होते थे, लेकिन उनका फैसले, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी कंडक्ट, उनके डिसीजन वो सारे सियासी होते थे। आज हम ख़ास तौर पर केस स्टडी करने वाले हैं, केस स्टडी करने की कोशिश करेंगे हाल ही में रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की। कौन से इन्होंने ऐसे मुतनाज़ा तरीन, यानी 10 केसेस की अगर हम बात करें, वो कौन से ऐसे मुतनाज़ा 10 तरीन केसेस थे जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट डाला, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर ये फैसले असरअंदाज हुए, किस तरह उमर अता बंदयाल इन फैसलों के जरिए पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज हुए, आज हम ये समझने जानने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले तमाम व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। पाकिस्तान में जजेस का, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस जो रहे हैं, इनका सियासत में अमल दखल, सियासत में जो असरअंदाज होना, ये सिलसिला ही बहुत पुराना है। ये जस्टिस मुनीर मलिक के दौर से सिलसिला शुरू हुआ था और बाद में जो आर्मी रूलर्स थे उनके दौर में जिस तरीके से चीफ जस्टिस उनकी ख्वाहिशात पर फैसला करते रहे, ये पूरी एक हिस्ट्री है। फिर जिस तरीके से ख़ास तौर पर 2009 के बाद अदलिया बहाल हुई और इफ्तिखार चौधरी के दौर में जिस तरह के फैसले हुए, जिस तरह का एक नज़ीरें कायम की गई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को बाहर निकाल देने की, वो भी हमारे सामने है। लेकिन उमर अता बंदयाल की लेगेसी को कैसे याद रखा जाएगा, इस हवाले से हम चंद उनके अहम केसेस पर अगर नज़र डालें तो हमें मालूम होगा कि इनकी लेगेसी और किसी जज की तरह भी नहीं है। यानी जिस तरह मैंने कहा कि मुतनाज़ा फैसले पहले भी होते रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी की अदालत से बहुत मुतनाज़ा फैसले हुए, उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान साकिब निसार वगैरह, इनकी अदालतों से बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए। लेकिन उमर अता बंदयाल के दौर को जो चीज़ अलग करती है इन बाकी चीफ जस्टिस साहिबान से, वो ये है कि इनके दौर में ही इनके जो ब्रदर जजेस थे वो इनको चैलेंज करना शुरू हो गए थे। इनके ब्रदर जजेस कहना शुरू हो गए थे कि ये वन मैन शो है, जिस तरीके से बेंच बनाए जाते हैं, जिस तरीके से मनपसंद हम ख्याल जजेस की टर्म यूज़ होना शुरू हो गई। खुद कई जजेस ने अपने डिसीजन में लिखा कि उमर अता बंदयाल जिस तरीके से ये बेंच बनाते हैं, अपनी मर्जी के जज बिठा लेते हैं, तो वो सारा फैसलों में आया। यानी इनके दौर में ही इन जजेस के जो इनके साथ इनके हम ख्याल नहीं थे, उनके फैसलों से बात रिफ्लेक्ट हुई, जिसका सबसे बड़ा मिसाल हमारे सामने अभी हालिया चीफ जस्टिस जो अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बने हैं, काजी फाइजी साहब, इनके कई फैसलों की सूरत में मौजूद है। अब हम देखते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किस तरीके से, यानी 10 मैं आपके सामने मॉडल्स पेश करूंगा, 10 केसेस इनके मैं पेश करूंगा, जिसमें हमें समझ आ जाएगा कि किस तरह की लेगेसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पहले उमर अता बंदयाल ने, वैसे तो इन्होंने हलफ उठाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 2 फरवरी 2022 को, लेकिन इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनने का मौका मिला था 20 अगस्त 2021 को, जब उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब, वो मुल्क से बाहर गए हुए थे। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर मौका मिला काम करने का। 20 अगस्त को इन्होंने हलफ उठाया 20 अगस्त 2021 को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, और 21 अगस्त 2021 को आप देखिए उन्होंने क्या फैसला किया। उन्होंने फैसला दिया कि काजी फाइज ईसा ने एक सुओ मोटो लिया हुआ है
सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर कई जर्नलिस्ट थे, उनकी कोई दरख्वास्त थी कोई मीडिया के हवाले से, अपनी मरात, अपने पर्क्स प्रिविलेजेस, तनख्वाहों के हवाले से, वाजबात के हवाले से, हकूक़ के हवाले से, उस पर काजी फाइज ईसा ने सुओ मोटो लिया था। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने उस सुओ मोटो को ख़त्म किया ऑर्डर कर और फिर एक लार्जर, एक कदरे बड़ा बेंच तश्कील दिया। और इस बड़े बेंच ने फिर 26 अगस्त 2021 को एक फैसला दिया कि सुओ मोटो लेने का अख्तियार, सुओ मोटो यानी अस खुद एक्शन लेने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होगा, किसी और जस्टिस के पास नहीं होगा। तो ये इनके अज़ाइम यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस बनने के दौरान ही लोगों के सामने, माहिर कानून के सामने, जो आइन को लोग समझते हैं उनके सामने आ रहे थे कि ये आगे चलकर क्या करेंगे, कि जिन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर यह फैसला करवा दिया 26 अगस्त 2021 को कि सुओ मोटो लेने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही होगा। अब यह चीज़ आगे पूरी इनकी रिफ्लेक्ट होनी है इनकी लेगेसी में सितंबर 2023 तक। अब उसके बाद चीफ जस्टिस बाकायदा चीफ जस्टिस बनने के बाद चीफ उमरता बंदयाल पर पहला जो बड़ा एक आजमाइश आई, केस की सूरत में बड़ी आजमाइश आई, वो थी जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी 3 अप्रैल 2022 को। ये रूलिंग देकर यानी कौमी असम्बली में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया जा रहा था, इसको ख़त्म किया गया और इसकी बुनियाद पर फिर असम्बली को ही तोड़वा दिया गया सदर ममलिकत से। इस पर 7 अप्रैल 2022 को चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की क़यादत में जो बेंच था, इसने इस रूलिंग को कलअदम करार दिया कासिम सूरी की, और ये ऑर्डर किया कि असम्बली दोबारा वापस जाएगी उसी टाइम पर कि जिस टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो रहा होगा। चूँकि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, एक आइन का अदना तालिब इल्म भी जानता है कि ज़ाहिर बात है इस तरह कौमी असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा हो। तो इस वजह से ये ओपन एंड शट केस था और इसमें उमरता बंदयाल का फैसला आया जो बिल्कुल बाय द बुक फैसला था, आइन के मुताबिक फैसला था 7 अप्रैल को। उसके बाद 17 मई 2022 को एक बड़ा मुतराज़ा फैसला आता है जिसमें एक कहा जाता है कि जो डिफेक्टर का वोट होगा वो काउंट नहीं करेगा, यानी जो अपनी पार्टी लाइन की खिलाफ वोट देगा वो वोट भी काउंट नहीं होगा। यानी बाद में ना एली तो होती ही है लेकिन वो वोट भी काउंट नहीं होगा। ये बड़ा मुतनाज़ा फैसला था जिसने आर्टिकल 63A को डील किया था। अब जब ये फैसला दिया जा रहा था तो इसका पूरा फ़ायदा पहुंचाना था पंजाब में पीटीआई को कि वोट काउंट ना हो, चूँकि पीटीआई के कई मुनर्रफीन जो हैं वो हमजा शरीफ की सपोर्ट कर रहे थे 20 से ज़्यादा, तो वो हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टरशिप से रोकने के लिए ये फैसला आया। ये ऐसा फैसला था कि इस बेंच में शामिल 2 जज साहिबान, एक मज़हर आलम और जमाल मंदोखेल, इन्होंने ये लिखा कि आप अगर ये कह रहे हैं कि वोट काउंट ही नहीं होगा तो ये हम एक लिहाज से आप आइन को रीराइट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं, ये बात कर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हुआ। और इस फैसले के बायस पंजाब में बहुत ज़्यादा सियासी बहरान रहा जो निगरान सेटअप तक कायम रहा, बल्कि उसके बाद भी ये बहरान जो है वो जारी रहा 17 मई 2022 के इस फैसले से। 26 जुलाई 2022 को एक और अहम मुतनाज़ा केस का फैसला हमारे सामने आया चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का, जिसमें परवेज़ इलाही को पंजाब का लीगल चीफ मिनिस्टर करार दे दिया गया। पंजाब के डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दे दिया गया। दोस्त मज़ारी ने चौधरी शुजात जो मुस्लिम लीग नून के सदर थे उनके लेटर के इमा पर मुस्लिम लीग काफ के वोट काउंट नहीं किए थे परवेज़ इलाही के लिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस रूलिंग को कलअदम करार दे दिया और यूं परवेज़ इलाही को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। यह भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला कहलाया जाता है। उसके बाद फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग 4 अक्टूबर 2022 को, ये ज़रा कॉन्ट्राडिक्शन आप देखिएगा, उमरता बंदयाल फैसल वडवा की नाअहली को लेकर केस की समाअत कर रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि जो आर्टिकल ये 62(1)(f है ये ड्राकोनियन लॉ है। 62(1)(f यानी इसके तहत अगर ताहयात किसी को नाअहल कर दिया जाए, जिसने कुछ झूठ बोला हो, कोई गलत बयानी की हो, अपने ये फॉर्म देते हुए इलेक्शन के फॉर्म में, इलेक्शन गोशवारों में किसी किस्म की कोई ख़राबी गलती की हो, तो वो ताहयात नाअहली को 62(1)(f के तहत ड्राकोनियन लॉ कह रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है
कि खुद उमरता बंदयाल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे कि जब नवाज शरीफ को 62(1)(f के तहत ये डिफाइन किया गया था कि वो ताहयात नायल हो गए। अब फैसल वाडा को बचाना था पीटीआई के, तो यही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 4 अक्टूबर को कह रहे थे कि ये तो ड्राकोनियन लॉ है ताहयात नायली का। उसके बाद फिर 4 अप्रैल 2023 को एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। अब इस जो ये बेंच पहले बनाया गया था, इसमें जो जस्टिस अमीनुद्दीन थे और जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, इन्होंने पहले ही से डिफर किया था कि ये हम क्या करने वाले हैं, किस तरह का हम बेंच सुनने वाले हैं। ये 2 जज साहिबान ने इससे इख्तलाफ किया, लेकिन फैसला आया 4 अप्रैल को कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करा दिए जाएं। उसके बाद फिर 13 अप्रैल 2023 को एक और मुतनाज़ फैसला आया जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो पार्लियामेंट ने बनाया था, जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को किसी हद तक महदूद करना चाह रहा था, इख्तियारात को एक लिमिट के अंदर लाना चाह रहा था, इसको सस्पेंड कर दिया चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने 13 अप्रैल 2023 को। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इस पर भी जो है वो काफ़ी कंडेम किया जाता है। उसके बाद फिर 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा मुतनाज़ा डिसीजन आता है, उमरता बंदयाल खुद करते हैं, कि जिसमें ऑडियो कमीशन को कलअदम करार दे दिया जाता है जो गवर्नमेंट ने बनाया था। सीनियर जजेस जो उस वक्त के सीनियर तरीन जज थे जस्टिस काजी फाजिल सा, उनकी क़यादत में एक ऑडियो कमीशन बनाया था जिसमें उमरता बंदयाल की मदर इन लॉ की कॉल भी थी, और वो पूरा पॉलिटिकल, आप सब लोग जानते होंगे, पॉलिटिकल सारा वो टॉक थी, कॉल थी, ऑडियो लीक थी। इस ऑडियो लीक पर, यानी अपनी मदर इन लॉ पर बनाया गया जो ऑडियो कमीशन था, उसमें खुद उमरता बंदयाल बैठे और इस कमीशन को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, इसकी कार्रवाई को रोक दिया 26 मई 2023 को। 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। ये असल में स्कोप करता था रिव्यू, जो पिटीशन होती है आर्टिकल 184(3) के तहत, ये इसके स्कोप को लिमिट करने के हवाले से कानून था। इस कानून को भी चीफ जस्टिस ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, चूंकि ये खुद उनके इख्तियारात पर तजावज़ करा, इख्तियारात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और अब 10वां केस जो मैं कहूँगा लास्ट, जब उनका आखिरी दिन था एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 15 सितंबर 2023, जिसको वो खुद कह चुके थे शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट होगा। ये शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट क्या था कि कौमी असम्बली पार्लियामेंट ने जो नैब कवानीन में तरमीम की थी, वो 90% तरमीम, अगर आप हम परसेंटेज की बात करें, वो 90% तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया, जिसके बायस कई सियासतदानों के, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के, कई और इस तरह एक्स मिनिस्टर्स के केसेस खुल गए। वो सारे आप तफसीलात जानते होंगे। तो ये वो आखिरी दिन भी शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल दे गए। अब ये 10 मैंने आपके सामने मुतनाज़े इनके केसेस रखे हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के, ये इनकी लेगेसी होगी। और यहाँ सबसे अहम बात ये कि ये सारे फैसले उमरता बंदयाल करते थे। 2 जजेस तो लाजिम बैठे होते थे, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो नीचे से जो कई जूनियर जजेस को, जो हाई कोर्ट के जूनियर जजेस थे, जिनमें खातून जज भी हैं जो जूनियर थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया था इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, पूरा एक उस वक्त की जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूं, जनरल फैज़ के दौर की इस्टेब्लिशमेंट, बाजवा के दौर की इस्टेब्लिशमेंट, उसमें जिस तरीके से जूनियर जजेस को, जो सीनियर जजेस का हक मार के हाई कोर्ट्स में से सुप्रीम कोर्ट बिठाया गया था, तो उमरता बंदयाल का अंदाज ये होता था कि अपने साथ इजाजुल हसन को बिठाओ, जस्टिस मुनीब को बिठाओ, और फिर इन जूनियर जजेस को ये बिठा लो अगर थोड़ा सा बेंच को वसी करना है, बेंच को थोड़ा सा लार्ज करना है। इस तरीके से फैसले होते गए। इस तरीके से ब्रदर जजेस कहते रहे उमरता बंदयाल को कि जी आपके साथ जो ये जज बैठे हैं, इनकी अपनी ऑडियो लीक्स हैं, इन पर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, ट्रकों के इल्ज़ाम लग रहे हैं, अरबों रुपए खाने के इल्ज़ाम लग रहे हैं, इनको आपने साथ बिठाया हुआ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उमरता बंदयाल को इससे कि उन्होंने अपने साथ अपने बेंच में किस तरह के जजेस को बिठाया हुआ है, इनका तरीका था। तो
ये इन 10 केसेस को मॉडल बनाकर केस स्टडी के तौर पर हम कह सकते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल को भी जो आने वाला हिस्टोरियन होगा वो एक अच्छे मुंसफ के तौर पर याद नहीं करेगा, बल्कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रहे हैं उनकी फहरिस्त में एक और नाम का इजाफा हो जाएगा चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की सूरत में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल किस तरह की लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, तारीख उनको किस नज़र से याद करेगी, किस तरह याद करेगी। इस हवाले से मैंने आपके सामने 10 केसेस की एग्जाम्पल पेश की। आपको अगर व्लॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया।